नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के सेंट जॉन स्कूल से, जहाँ पे जेनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उसके साथ उसका छोटा भाई जॉन भी पढ़ाई करता है। और वहीं दूसरी तरफ उनके फादर को दिखाया जाता है, जो कि शेयर ट्रेडर हैं। तीनों उसी टाउन में रहते हैं। उसके डैड को काफी ज्यादा परेशान दिखाया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे कंपनियों के लोन है और कुछ टाइम पहले ही उनका डिवोर्स भी हुआ है। और ये हर रोज जो है अपने बेटा और बेटी को स्कूल लेकर जाते हैं, लेकिन आज इनका प्लान है कि ये शहर से कुछ दूर जाकर साथ में टाइम बिताएंगे। अब यहाँ पे डैडी चलते चलते ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े डेजर्ट के अंदर घुस जाते हैं। पर आज जो है जेनी को अपने डैड का बिहेवियर सही नहीं लग रहा, बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। उसके डैडी चुपचाप है, किसी से कुछ खास बात नहीं कर रहे और चलते चलते कार को रोक रहे, फिर चला रहे, रोक रहे, फिर चला रहे हैं। यहाँ पे जेनी जो है इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कभी कभी उसके डैड ऐसी हरकतें करते भी हैं। तभी यहाँ पे जॉन बैग उठाकर कार से भागने लग जाता है और उसके डैड कहते हैं कि आज हम सब लोग यहीं पे कैंप लगाएंगे। तो जेनी जो है यहाँ पे सारा सामान लेकर कैंप लगाने के लिए चली जाती है। पर कुछ ही देर बाद वो नोटिस करती है कि उसके डैड ने उसके भाई के ऊपर बंदूक साधा हुआ है। और इतना ही नहीं, वो बंदूक चला भी रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन तभी वो अपने भाई के पास जाती है, उसे बचा लेती है और बंदूक का निशाना चूक जाता है। उसके डैड ने ऐसा क्यों किया, जेनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्यों वो अपने बच्चों को मारना चाहते हैं, आखिर क्या चल रहा है उनके मन में। लेकिन यहाँ पे जेनी अपने भाई को लेकर जाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड को दिखाया जाता है, जिन्होंने पूरी कार में आग लगा दी और साथ ही खुद को भी शूट कर लिया। दरअसल ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा लोन है और इतना पैसा वो कभी भी चुका नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपनी लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ को खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि कोई भी उनके पीछे ना पड़े। ये सारी चीजें देखकर जेनी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसका छोटा भाई ये सब कुछ समझ में नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। उसके समझ से सारी चीजें परे हैं। यहाँ पे जेनी अपने भाई को लेकर पूरे रेगिस्तान में भटकती रहती है, क्योंकि अभी जो है उनके पास जाने आने का कोई भी साधन नहीं है। कार भी जल चुकी है और यहाँ का कोई रास्ता भी उन्हें मालूम नहीं है। जो खाने का सामान उसने कार से इकट्ठा किया था, उसे लेकर वो आगे बढ़ती रहती है। और साथ ही डेजर्ट में इतनी ज्यादा गर्मी है कि उनका शरीर झुलस रहा है। उसका भाई भी काफी ज्यादा गर्मी से तड़प रहा है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्हें बस चलना ही होगा। उन्हें कैसे न कैसे करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। उन्हें हार नहीं मानना है। ये दोनों पूरे दिन चलते रहते हैं और रात में एक ऊंची जगह पर ठहरने का सोचते हैं। जेनी जो भी खाना लेकर आई थी वो ये दोनों खा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे खाना भी सारा खत्म हो रहा है। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं, क्योंकि चलते चलते इनकी पूरी बॉडी में थकान है। अब सुबह हो जाती है। सुबह भी ये दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक चट्टान दिखाई देता है। अब ये दोनों बड़ी ही मुश्किल से उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और चढ़ भी जाते हैं। लेकिन उस चट्टान पर चढ़ने के बावजूद भी आसपास कुछ नहीं था, सब कुछ बंजर था। उन्हें बहुत निराशा हुई और वापस लौट आते हैं। जो भी उनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना है उसे खा लेते हैं। अब इन दोनों को यहाँ एक ऐसा इंसान चाहिए जो इनको यहाँ से निकाल सके, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसका सफर पैदल तय करना काफी मुश्किल है। लेकिन यहाँ उन्हें कोई भी आदमी नहीं मिलता है। ऐसे दिन रात चलता रहता है। जेनी की भी तबीयत खराब हो रही है और उससे भी ज्यादा उसके भाई की तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि पानी ना मिलने के कारण उसका सारा शरीर जो है डिहाइड्रेट हो गया है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जेनी यहाँ हार नहीं मानती है। अपने भाई को कंधे पे उठाती है और चल देती है। दूर उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। उसके दिमाग में ये आता है कि ये पेड़ काफी हरा भरा दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पानी जरूर होगा। तो ये जैसे तैसे करके अपने भाई को वहां लाती है और देखती है कि इस पेड़ के नीचे पानी है और पेड़ पे कुछ फल भी लगे हुए हैं। अब उसके दिमाग में ये आता है कि शायद ये फल जहरीले होंगे, लेकिन वही फलों को जब पक्षियां खा रही हैं तब उसके दिमाग का जो वहम है वो दूर हो जाता है। अब उसके बाद जो है ये लोग उस पानी से नहाते हैं। उसके बाद उस पानी को पीते हैं जी भर के और उस फलों को भी खाने लग जाते हैं।
अब ये लोग यहीं पे अपना टेंट लगा लेते हैं और यहीं पे रहने लग जाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो वो पानी सूख रहा है और पेड़ों पे जितने भी फल थे वो गिर गिर के खराब हो गए हैं। जॉन अपनी बहन को कहता है कि शायद भगवान हमसे खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें इतनी मुश्किल जिंदगी दी है। लेकिन जेनी अपने भाई को समझाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस देखो। पर कहीं ना कहीं जेनी जानती थी कि यहाँ से निकल पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। जॉन अपनी बहन से पूछता है कि आज हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। जेनी कुछ भी जवाब नहीं देती और कहती है कि कहीं नहीं जाना, आज हम यहीं पे रुकेंगे। और 2-3 दिन तक ये लोग यहीं पे रुकते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद वहाँ उनको एक चमत्कार दिखाई देता है। दूर से एक इंसान उन्हें दिखाई देता है जिसके हाथ में एक हथियार था। अब जब वो इंसान धीरे धीरे आगे आता है तो दिखाई पड़ता है कि वो किसी कबीले का मेंबर है। इस लड़के का नाम युगोलो है और उनके पास में आकर पूछता है कि तुम दोनों इस सुनसान डेजर्ट में क्या कर रहे हो। जेनी उससे कहती है कि हम लोग यहाँ फंस गए हैं, हमें पानी चाहिए, हमें बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है। लेकिन वो कबीले का लड़का इनकी भाषा को समझ नहीं पाता है। पर जेनी उसे बहुत ही तरीके से समझाने की कोशिश करती है ताकि वो जो कह रही है वो समझ जाए, लेकिन उस लड़के को इनकी कोई भी भाषा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा और वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी जॉन उन्हें एक इशारा करके बताता है। उसके बाद वो लड़का हंसने लग जाता है और उन्हें दोबारा उसी पेड़ के पास लेकर जाता है और वो लड़का नीचे दबे हुए पानी को लकड़ी से दबा दबा कर ऊपर लाता है। दरअसल पानी वहाँ खत्म नहीं हुआ था, धरती के और नीचे चला गया था। अब ये दोनों भाई बहन जी भर के पानी पी लेते हैं और युगोलो के साथ चल पड़ते हैं, क्योंकि उसके साथ जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ये तीनों लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। युगोलो यहाँ बीच बीच में शिकार भी कर रहा है, लेकिन कई बार जो उसका निशाना चूक जा रहा है। लेकिन अंत में जाकर वो एक हिरन को मार ही देता है और युगोलो ने अपने साथ साथ उन दोनों भाई बहन के लिए भी शिकार किया। और साथ ही यहाँ पे आज की दुनिया की हकीकत को भी बयां किया जाता है कि कैसे इंसान फ्रिज से सामान निकालकर बड़े ही आसानी से खा लेते हैं। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बड़े ही मुश्किल से उन्हें खाना प्राप्त होता है। मतलब अपने खाने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अगर किसी दिन शिकार नहीं मिला ना तो उस दिन उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। अब युगोलो जो है उस हिरन को पकाता है और तीनों मिलकर खाते हैं और साथ ही वो जेनी से भी खूब बातें करता है। पर यहाँ जेनी को युगोलो की एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की भाषा बहुत ही अलग है। तभी जॉन उसे एक ब्रिटिश सोल्जर का टॉय देता है और युगोलो उसे फेंक देता है, क्योंकि ब्रिटिश ने ही उनके कबीले को तबाह किया था और ब्रिटिश ने ही अपने लालच में आकर इस पूरे रेगिस्तान को बंजर बना दिया था। इसलिए वो ब्रिटिश लोगों से बहुत नफरत करता है। और वहीं अगले सीन में युगोलो के कबीले के लोगों को दिखाया जाता है जो उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे जेनी के डैड ने कार जलाई थी। वो लोग कार के बचे हुए हिस्सों को बड़े ही गौर से देख रहे थे कि आखिर ये क्या चीज है, इससे पहले तो हमने ऐसी कोई चीज देखी नहीं है। दूसरी तरफ जॉन जो है युगोलो के साथ बहुत खेलता कूदता है। खेलते खेलते अब वो थक चुका है, वो सो जाता है, रात हो जाती है। लेकिन जेनी को नींद नहीं आती, वो बस किसी तरीके से यहाँ से जाना चाहती है। वहीं युगोलो को दिखाया जाता है जो सोता नहीं है, दूर पहाड़ पे जाके खड़ा हो जाता है, जो किसी तरह का प्रार्थना कर रहा है। अब सुबह हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक जंगल में बहुत सारे पेड़ों को काटा गया है, जिस वजह से काफी ज्यादा पानी वहां जमा हो गया है। पानी जमा होने के कारण बाढ़ आ गई थी और ये पेड़ काटने वाले कोई और नहीं, कंपनी वाले ही थे। ये तीनों यहीं पे रहने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी जेनी देखती है कि उसके भाई के पीठ पे छाले निकल गए हैं। युगोलो भी उसके निशान को देखता है, लेकिन उसे पता है कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। वो किसी जानवर को मारता है, उसका गर्म खून उसके शरीर पे लगा देता है, जिसके बाद जॉन को यहाँ पे थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद जेनी भी यहाँ रहना सीख गई थी। उसे पहले की तरह अब उतनी परेशानी नहीं हो रही थी। अब जॉन युगोलो की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। वो दोनों इशारों इशारों में खूब बातें किया करते थे। युगोलो ने जेनी के लिए एक छाता भी बनाया था ताकि उसे धूप ना लगे। फिर कुछ दूर चलने के बाद युगोलो उन दोनों को एक ऐसी चट्टान के पास लेके जाता है जहां उसके कबीले के लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई थी। वो उस पेंटिंग के जरिए उन दोनों को अपने कल्चर के बारे में बताना चाह रहा है और साथ ही उसमें काफी सारे जानवर भी बनाए हुए हैं।
अब इस पेंटिंग में कुछ जानवरों को भी दर्शाया गया है जिन्हें कुछ लोग मार रहे हैं और वो विलुप्त होते जा रहे हैं। जेनी जब ये सारी बातें देखती है, सुनती है, तो उसे लगता है कि युगोलो इस कबीले के बाहर कभी गया ही नहीं है, शायद उसने व्हाइट स्किन पीपल को देखा ही नहीं है। यहाँ कुछ समय बाद जेनी नहाने के लिए चली जाती है। युगोलो के साथ जॉन मिलकर जो शिकार करने जाता है, छोटे छोटे जानवरों को पकड़ कर लाता है। उसके कुछ ही देर बाद उन्हें आसमान में एक बलून नजर आता है जो किसी पास के ही रिसर्च टीम का था, लेकिन इन लोगों को लगता है ये कहीं दूर से आया है, इसलिए वो लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जेनी को एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसे देखकर वो उसके आगे आगे भागने लग जाती है। जल्दी से भागकर वो झोपड़ी के अंदर चली जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई इंसान होगा जिससे वो मिल सके, लेकिन वो झोपड़ी पूरी तरीके से खाली है, वहाँ कोई नहीं है। यहाँ कुछ देर बाद युगोलो आ जाता है जो जेनी से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन जेनी उसकी एक भी शब्द को समझ में नहीं पा रही। युगोलो उसे बहुत सी बातें बताना चाहता है, लेकिन जेनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। दरअसल दोस्तों, यहाँ युगोलो जेनी से अपनी दिल की बात करने के लिए आया है, क्योंकि उसने जब से जेनी को देखा है वो उसके प्यार में पड़ गया है, वो उसे बहुत पसंद भी करता है। जेनी जो है बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। युगोलो को बहुत बुरा लगता है। अब जेनी को उसकी बात समझ ही नहीं आ रही, तो वो क्या ही जवाब दे। यहाँ पे युगोलो को लगता है कि शायद जेनी उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। अब वो जॉन को लेकर शिकार पे फिर से चला जाता है। शिकार पे जाने के लिए वो लोग जंगल के रास्ते से रोड पे उस पार चले जाते हैं। अब ये जो रोड है वो शहर की ओर जाती है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि युगोलो जॉन को रोड से दूर लेके जाना चाहता है। जॉन यहाँ कहता है कि नहीं, ये तो रोड है, शहर की ओर जा सकती है, लेकिन युगोलो उसे समझाता है कि नहीं, सड़क पे रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसके कबीले के लोगों ने समझाया है ऐसी बात, और उसी बात को जो है वो जॉन को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ देर बाद जो है वो दोनों शिकार करने लग जाते हैं। वो एक भैंस का शिकार करने वाले हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें गोली की आवाज आती है। दरअसल कुछ देर बाद वो कुछ लोगों को देखते हैं जो जीप में बैठकर भैंस का शिकार कर रहे थे। उनके पास बहुत ही तेज तर्रार गोली थी, जिससे वो जीप में बैठे बैठे ही भैंस को मार रहे थे, और अपने शौक के लिए न जाने इन लोगों ने कितने ही जानवरों को मार दिया। ये लोग शिकार करने के बाद जानवरों को अपने साथ नहीं लेके जाते, बल्कि वहीं उसे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये सब कुछ देखकर युगोलो को बहुत बुरा लगता है कि ये गलत तरीका है शिकार करने का। उसके बाद उसके मन में ये भी डाउट आने लग जाता है कि शायद वो एक अच्छा शिकारी नहीं है, क्योंकि वो इतनी जल्दी कोई भी शिकार नहीं कर पाता। पर उन लोगों ने दूर दूर से ही इतने सारे शिकार कर लिए। उनके हाथ में वो जो बंदूक देखता है उसके बारे में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और वो उदास होकर वापस लौट जाता है। यहाँ पे जेनी उसे आवाज देकर बुलाती है, लेकिन वो सुनता नहीं है और फिर कहीं और चला जाता है। युगोलो जाकर उन्हीं भैंसों की लाशों के बीच में सो जाता है जहाँ पे उन लोगों ने उन्हें मारा था। वहां लेटकर उन्होंने भैंसों के राख को अपने पूरे शरीर पर लेप रखा था, और उसके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। उसके बाद जो है वो उसी वेशभूषा में जेनी के पास आ जाता है। उसके सब कुछ देखकर जेनी को काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उसका जो गेटअप है उससे जेनी को डर लग रहा है। पर यहाँ पे युगोलो उसे बताना चाहता है कि उनके कबीले में ऐसा ही होता है, जब आप किसी को पसंद करते हो तो ऐसे अपने शरीर पे रंग लगाकर, राख लगाकर उनके सामने डांस करना होता है। पर दोस्तों यहाँ पे तो उल्टा ही होने लग जाता है। इनफैक्ट जेनी उससे दूर भागने लगती है। उसे लगता है कि युगोलो पागल हो गया है, कैसा डांस कर रहा है ये, मुझे इससे काफी डर लग रहा है, और जेनी उससे दूर भागने लगती है। लेकिन यहाँ पे युगोलो रुकता नहीं है। सुबह से शाम, शाम से रात वो ऐसे ही डांस करता रहता है। युगोलो की ऐसी हरकत से जेनी काफी परेशान हो गई थी। वो अपने भाई से कहती है कि अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसका भाई कहता है क्या हम उसी रोड से वापस जाएंगे? उसकी बहन पूछती है कौन से रोड की बात कर रहे हो? जॉन यहाँ बताता है कि जब मैं युगोलो के साथ शिकार पे गया था तो हमने एक रोड देखी। क्या युगोलो ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं? जेनी हैरान हो जाती है कि नहीं, युगोलो ने तो मुझे ऐसी कोई भी रोड के बारे में नहीं बताया। अब उसे युगोलो पे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर क्यों युगोलो उन्हें शहर से दूर रखना चाहता है। अब यहाँ रात हो गई है, युगोलो फिर भी डांस कर रहा है। वो जेनी का इंतजार कर रहा है कि वो भी आकर उसके साथ डांस करे और उसकी बात को मान ले, वो शहर ना जाए, उसको छोड़ के ना जाए, क्योंकि वो उन दोनों को पसंद करता है। वो चाहता है कि वो लोग हमेशा उसके साथ रहे।
पर जेनी ऐसा नहीं कर सकती है, उसे शहर जाना ही होगा। अब यहाँ सुबह हो जाती है। जेनी जॉन से पूछती है कि युगो लोग कहाँ हैं। उन्हें नहीं पता कि युगो लोग कहाँ हैं। वो लोग जाने के लिए जैसे ही तैयार हो जाते हैं, पेड़ से उन्हें युगोलो की लाश लटकती हुई नजर आती है। युगोलो की लाश देखकर जेनी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, डांस कर रहा था। कल ही मैंने इससे बात की थी और आज इसने अपनी ये हालत कर ली। ऐसा क्यों किया उसने? उसके शरीर पे लगे हुए चींटियों को वो हटाती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि युगोलो ने सच में आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वो बहुत अच्छा शिकारी नहीं बन पाया? इस नाकामयाबी की वजह से उसने सुसाइड किया, या फिर जेनी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके प्यार को नहीं स्वीकारा और उसे छोड़कर चली गई, इसलिए युगोलो ने ऐसा किया? जो भी यहाँ पे आपकी राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। इसके बाद यहाँ इन दोनों को जो है कैंप दिखता है, जहाँ पे फैक्ट्री थी और वर्कर रहते थे। जेनी वहाँ के लोगों से बात करती है और अच्छी बात यह है कि उनको इंग्लिश समझ में आती थी। उसके बाद वो उन दोनों को शहर तक ले जाकर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे समय बीत गया है, जेनी बड़ी भी हो गई है, उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन अभी भी उसके ख्यालों में युगोलो ही है। इतना समय बीत गया है लेकिन अभी भी उसे वो सारी चीजें याद है जो युगोलो ने उसे सिखाई थी। और साथ ही यहाँ पे जेनी के मन में एक सवाल अभी भी है कि युगोलो ने अपनी जान क्यों ली। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कितनी पसंद आई, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।